नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और आप सभी लोगों के सामने एक बार पुनः भारतीय इतिहास की कक्षा को लेकर के मैं साथियों आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। देखिए साथियों, मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग लगातार है ना एकदम लगातार जुड़े रहिए। हर एक कक्षा को बड़े ही बारीकी से हर एक पहलू को सुनिए, हर एक मेरी बात को सुनिए, ताकि आप लोगों को जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वहाँ आपको टॉपिकों में बड़े मदद मिलने वाली है। साथियों देखिए, और लगातार कक्षा लेने का फ़ायदा होता है, हर एक चीज़ का फीडबैक भी ले लिया जाता है। साथियों तो देखिए, शुरू करते हैं अपन आज की कक्षा को। मैंने आप लोगों को बताया, अभी तक हम साथियों महाजनपद काल पढ़ रहे थे। कल ही हमने 16 महाजनपदों के बारे में सामान्य जानकारी अर्जित की। एक एक महाजनपद के बारे में जितनी भी जानकारियां हो सकती थी परीक्षा की दृष्टि से, उनको हमने पढ़ा। और मैं आशा करता हूं कि शायद महाजनपद याद होगी। मुझे आप लोग बताना साथियों कमेंट में कि आपको महाजनपद याद हो गए हैं या नहीं हो गए। ठीक है, कमेंट जरूर किया करो। आप जितने भी साथी देखते हो कमेंट जरूर किया करो। पहली शर्त यही है ना। हाँ, और जय हिंद तो लिखा करो साथियों। आप लोग आते हो तो कम से कम जय हिंद तो आपको लिखना ही चाहिए। ठीक है, हाँ। अब मैं अगली बात बताता हूँ साथियों, इंपॉर्टेंट वो कौन सी है। वो ये है कि साथियों हम महाजनपदों के अंदर ये एक बहुत ही बड़े महाजनपद यानी कि मगध महाजनपद को लेते हैं, जो कि सभी महाजनपदों को अपने में मिला लेता है साथियों। वो था मगध महाजनपद। ठीक है, तो आज का टॉपिक ही अपना होगा साथियों मगध का उत्कर्ष। क्या होगा? मगध का उत्कर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है भैया ये। मगध के उत्कर्ष की बात है ना, बात जब हम पढ़ेंगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं मगध के उत्कर्ष के बारे में। अगर आप लोग मगध के उत्कर्ष के काल की बात करें तो ये जो काल साथियों ये आता है 600 ईस्वी पूर्व से आप लोग इसको ले सकते हो 325 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, वैसे ये एग्जिट आंकड़ा नहीं होता, मतलब लगभग जो चीज होती है वो होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो मगध का जो उत्कर्ष है ना, मगध महाजनपद की यानी उन्नति का जो कारण है वो तो हम यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन ये मैं थोड़ा सा मैंने काल बताया है, महाजनपदों का काल है, उसी में महाजनपद तो यही होगा। तो ये मगध ही महाजनपद था, तो महाजनपदों के काल से ये कहानी यहाँ से शुरू होने वाली है 600 ईस्वी पूर्व यानी 600 BC से। ठीक है, और 325 ईस्वी मतलब इस पूर्व तक यानी BC तक ये काल रहता है। हालांकि मौर्य वंश का आगे भी 185 तक शासन रहता है, वो मगध पर भी होता है, लेकिन ये भी अपन लोग बात करने वाले इनको अलग अलग आधार पर। ठीक है, सबसे पहले ये बात आती है साथियों मगध का उत्कर्ष। बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपके सामने, ये बिंदु आ जाता है मगध का उत्कर्ष यानी मगध महाजनपद कैसे बड़ा हो गया, यानी उसकी उन्नति के क्या कारण थे, और है ना उसमें कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया, ये हमारा बिंदु है। एक एक बात को बड़े धैर्य से सुनना, आपके बहुत अच्छी काम आने वाली है। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊंगा आप लोगों को, और वो ये है, अपन बात करेंगे ये कि मगध के उत्कर्ष के कारण मतलब ऐसे क्या कारण थे जिनसे मगध महाजनपद है एक बहुत बड़ा महाजनपद बन गया, एक बहुत बड़ा शक्तिशाली महाजनपद बन गया, सर्व महाजनपद बन गया, सभी पर आधिपत्य स्थापित करने वाला महाजनपद बन गया। ऐसे कोई कारण रहे होंगे है ना, जिनके माध्यम से हम इस चीज को समझेंगे। तो देखिए, मैं एक नंबर पॉइंट, देखो पॉइंटों के माध्यम से मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले अगर अपन बात करें साथियों मगध महाजनपद की, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, 12 में पढ़ा होगा, और वहाँ नहीं पढ़ा है तो कम से कम BA की तीनों कक्षाओं में, स्नातक स्तर की तीनों कक्षाओं में पढ़ा होगा। ग्रेजुएशन आप स्नातक को ही कहते हो, यहाँ पर पढ़ा होगा, या आपने मास्टरों की डिग्री जब आप ली थी हिस्ट्री में तो वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा। यानी कि ये चीज़ें आप लोगों के आई थी साथियों इतिहास में। ठीक है, ये पूछा गया था, एक बड़ा सा प्रश्न आता था 16 नंबरों का कि मगध महाजनपद के उत्कर्ष के कारण को विस्तार से लिखिए, 16 नंबर देता था आपको। लेकिन यहाँ पर अभी हमें वही पॉइंट लिखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ध्यान रखना साथियों, मगध के लौह भंडार, मगध के लौह भंडार कहने का मेरा तात्पर्य है कि मगध के पास लोहा प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो गया था। इस वजह से इस महाजनपद की ये सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने सबसे पहले लिख दी है। जब यहाँ पर लोहा प्रचुर मात्रा में है तो इसका मतलब क्या है साथियों, आपको दिमाग में कुछ चीजें जरूर आई होगी। जब लोहा है तो लोहे से क्या बनाया जाएगा, यानी कि एक तो कृषि को बल मिलेगा, कृषि को
और साथ में साथियों यानी हर प्रकार की है ना हथियार इत्यादि चीजें यहाँ पर बनाई जाएगी, हथियार, ठीक है। तो एक तरीके से ये सैनिक मजबूती इनकी हो गई, ठीक है, सैनिक मजबूती हो गई। हथियार, कृषि के, है ना, कृषि का मतलब यहाँ पर हो गया कृषि के औजार, ठीक है, कृषि के औजार, ठीक है। तो ये बनाने में मदद मिली ना मगध के पास जब लोहा भंडार मिले, तो ये सबसे बड़ी एक तरीके से मजबूती थी। और जब ये हथियार बने तो आगे जाकर के साथियों यही जो मगध महाजनपद है ना साथियों, मगध सभी को क्या कर देता है, सभी पर अधिकार कर लेता है। सभी पर अधिकार का तात्पर्य हुआ मेरा सभी महाजन पदों पर, इसलिए क्या देखो शॉर्ट में चीजें लिखी हुई होती है, ये बताने की होती है, लेकिन फिर भी मैं कुछ पॉइंट लिखा रहा हूँ तो आप समझ जाओगे। विस्तार से लिखो तो लिख लेना। तो मगध के लोहा भंडार समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए साथियों फटाफट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक याद ध्यान रखना, कुशल शासक, यानी मगध के जो शासक थे कुशल शासक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मगध के शासक थे वो क्या थे भैया, कुशल शासक थे, ठीक है, कुशल शासक। और जैसे कुशल शासकों में जब अपन बात करेंगे साथियों बिंबिसार की, बार बार इस शब्द को मैं लिख रहा हूं और आज तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ये बिंबिसार आ गया, अजात शत्रु इसी का पुत्र, महापद्म नंद, ठीक है, ये शासक। और प्लस ध्यान रखना कुशल शासक एवं कुशल मंत्री, यानी कुशल शासक एवं कुशल मंत्री भी थे यहाँ पर। इस कारण क्या है, ये महाजनपद सर्वाधिक क्या हुआ, शक्तिशाली हुआ। अगली एक पॉइंट और याद रखना, गंगा मगध के पास गंगा नदी का होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है साथियों। यानी मगध के पास गंगा होना, ये गंगा का जो क्षेत्र है वही मगध का क्षेत्र था। तो ये ध्यान रखना मगध के पास गंगा नदी का होना, तो यहाँ पर जल इत्यादि की प्रचुर मात्रा थी। तो यहाँ पर भी अगर गंगा नदी है तो यहाँ कृषि का कार्य किया जाएगा, और कृषि का कार्य किया जाएगा तो व्यापार बड़ा ही क्या होगा, यानी उन्नत होगा। कहने का मतलब अच्छा होगा, जब व्यापार अच्छा होगा तो आय अच्छी होगी, आय अच्छी होगी तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो वो कोई महाजनपद अपने आप में क्या हो जाएगा, सुदृढ़ और ताकतवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपने एक और समझ ली। और एक चीज और बात ध्यान रखना, प्राकृतिक सुरक्षा, यानी कहते हैं कि मगध की जो प्राकृतिक सुरक्षा थी वो अच्छी थी। और प्राकृतिक सुरक्षा क्या होती है, प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई। और ये कैसे प्रदान की जाती है, क्या प्रकृति आती है, बिल्कुल साथियों। देखिए प्राकृतिक सुरक्षा का तात्पर्य था, अगर आपको पता है तो मगध की राजधानी आपने पढ़ा होगा राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। अब इससे क्या फायदा हुआ, पहाड़ियों से घिरी हुई, इससे फायदा होता है, फायदा क्या होता है कि जब कोई भी स्थान इस प्रकार के दुर्गम क्षेत्र में स्थित होता है, इस कारण क्या होता है साथियों, वहां पर विदेशी जो लोग हैं वो इतना जल्दी से आक्रमण नहीं कर सकते। अगर आक्रमण कर भी लेते हैं तो वो अधीन उनको हरा नहीं सकते, जैसे क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों के अंदर वो पहुंच नहीं पाते। तो ये एक बहुत ही मतलब एक प्रकार की अलग ही मतलब एक विशेषता इनकी। प्राकृतिक जो सुरक्षा मैंने आप लोगों को बताई वो प्रधान थी, जो राजगृह थी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। तो ये बात ध्यान रखना, मगध की राजधानी। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ साथ साथ में, यहीं से साथियों अगर आप बात करो तो वन, यहाँ पर वन जंगल भी आसपास में थे। और यहाँ पर अगर अपन बात करें, हाथी बहुत पाए जाते थे इन जंगलों में। दक्षिण जो मगध था, दक्षिणी क्षेत्र, तो उस ओर हाथी बहुत पाए जाते थे यहाँ जंगलों के अंदर। तो वन, ठीक है, हाथी और खनिज भी काफी मिलते थे यहाँ पर। इस कारण साथियों ये और भी महाजनपद क्या हुआ, मजबूत हुआ, ठीक है। तो ये 4 मैंने बड़े बड़े कारण बताए हैं, क्योंकि इसमें मैंने इतना टाइम इसलिए लगाया कि यहाँ से आजकल सीधे प्रश्न आ जाते हैं
बहुत कुछ बता दिया है ना, वह मतलब आपके 4 वाक्यों में। फटाफट रिवाइज कर लीजिए साथियों। मगध के लोहा भंडार यानी मगध के आसपास लोहा प्रचुर मात्रा में था, इसलिए अस्त्र शस्त्र औजार इत्यादि बनाने में मदद मिली, कृषि कार्य करने में मदद मिली। ठीक है, इससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में तेजी आई। मगध सभी पर बाद में है ना हथियार इत्यादि जब चीजें थी तो सुदृढ़ हो गया, मजबूत हो गया, है ना, आगे बढ़ गया। ठीक है, दूसरा देखिए, कुशल शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद का नाम बताया। कुशल मंत्री भी यहाँ पर थे। मगध के पास गंगा नदी का होना, मतलब गंगा नदी है तो आपको पता है जल है। प्राचीन सभ्यताएं आप जानते हो, सभी सभ्यताएं हैं वो यानी कि नदियों के किनारे बसी होती हैं। आप लोग पढ़ते हो जब मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे है ना, दजला फरात वाली मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ना, इराक वाली, तो कहने का मतलब इस प्रकार पढ़ते हो। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे आप पढ़ते हो, रावी, परशुनी, विसता, झेलम, काफी नदियों का नाम पढ़ते हो आप लोग। ठीक है, तो देखिए मगध के पास गंगा नदी का होना, प्राकृतिक सुरक्षा, राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। साथियों वन यहाँ के बहुत ही प्रचुर मात्रा में पास में वन थे। उन वनों के अंदर क्या है, हाथी पाए जाते थे जो मगध की सेना के लिए बहुत ही सुदृढ़ सेना थी भैया। इन हाथियों से मगध की सेना है शक्तिशाली बन गई थी, है ना। इन हाथियों से दूसरे राज्यों की सेना को रौंद दिया जाता था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, मगध की सेना यानी शक्तिशाली होने में इन हाथियों का बहुत बड़ा ये भी योगदान था। और खनिज तो जैसे आप लोगों ने लोहा भी पढ़ा, वो भी खनिज हो गया, और भी कई खनिज यहाँ पर निकलते थे। तो ये आरंभिक जानकारियां। अब साथियों आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को उठाते हैं, बहुत ही गजब का पॉइंट है, उसको लेते हैं। यहाँ तक की बात आपने पढ़ ली, ऐसे प्रश्न कई बार सीधे आ जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग इसको बता दोगे। अगर आप किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हो तो ये भी एक तरीके से महाजनपद, इसको विस्तार से कितना ही विस्तार दे सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर अपन बात करें मगध की साथियों, ठीक है, तो मगध जो राजवंश है इसके ऊपर शासन करने वाले मगध जो महाजनपद है, मगध जो क्षेत्र है, इसके ऊपर शासन करने वाले हम लोग क्या राजवंश को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हेडिंग अपनी यही रहेगी, मगध पर शासन करने वाले राजवंश। अगर आपसे कोई पूछ ले ये बात तो आप उन्हें आराम से समझा सकते हो कि लीजिए भैया हम आपको अभी बताते हैं कि मगध के ऊपर किन किन ने शासन किया था। ठीक है, हाँ, तो मैं आप लोगों को यहाँ फटाफट 4 महत्वपूर्ण वंशों की बात कर लेता हूँ, और मैं ये आपको पहले ही ट्रिक से बता देता हूँ ताकि यहाँ पर आपको मदद मिल जाए। ठीक है, एक नाम याद करना मेरे बंधुओं, एक नाम याद करना, और वो नाम है हसीन मौर्य। हसीन मौर्य, ठीक है, ये लीजिए एक नाम मैंने लिखा है यहाँ पर आप लोगों को, हसीन मौर्य। एक ही नाम ले लेना, इसको एक मानना आप लोग। ठीक है, ये लीजिए आपका एक नाम हो गया, है ना, हसीन मौर्य। अब इस हसीन मौर्य से आप क्या समझे, बात तो हम कर रहे थे, कहाँ गया हसीन मौर्य, राजवंशों की बात कर रहे थे। अरे भैया है, सुनिए थोड़ा सा, देखिए ये जो है शब्द है ना, यहाँ पर एक राजवंश की ओर इशारा कर रहा है, और वो राजवंश है साथियों हर्यक राजवंश। राजवंश का नाम क्या है, हर्यक राजवंश। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं करवा रहा हूँ ऐसे ही आप लोग इस चीज को है ना ऐसे ही छाप दो, ऐसे ही लिख लो आप लोग, है ना, धैर्य से पहले चीज को समझो और फिर लिख दो। तो मैंने 1 नंबर है से हर्यक लिख दिया, और 2 नंबर में एक यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, और इस नाम का साथियों सी है, तो यहाँ पर ये आएगा शिशु नागवंश। शिशु नागवंश, ठीक है, कौन सा आ गया, शिशु नागवंश आ गया। और यहीं पर साथियों आप लोग इसी को एक नया वाला और ले लो, ये लीजिए, नए को लोगे तो यहाँ पर साथियों आपका आएगा नंद वंश। थोड़ा सा जो व्यवधान है उसे तो मुझे दूर करना ही होगा। हाँ, थोड़ा व्यवधान था साथियों, दूर कर दिया गया। तो देखिए अपन बात कर रहे हैं मगध के प्रमुख शासन, मगध पर प्रमुख शासन करने वाले राजवंशों की। और राजवंश कौन कौन से हैं जो मैंने आपको बताया,
हसीन मौर्य नाम आप लोग याद रखना है आपको। और हर्यक वंश हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, सबसे पहले है का, सी का हमने शिशु नागवंश कर लिया साथियों, और इसी प्रकार नए से हमने नंदवंश कर लिया। तो अब साथियों आपका लास्ट बच गया मौर्य, तो इससे तो ये सीधा नाम ही पड़ा है मौर्य वंश, तो आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर आने वाली नहीं है। तो ये लीजिए आपका कौन सा वंश हो गया साथियों, मौर्य वंश। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कितने राजवंशों की बात हम कर रहे हैं, 4 राजवंशों की, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। किसके ऊपर, मगध के ऊपर। मगध जो महाजनपद, जो सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था वो। ठीक है, अब देखिए ये जो हसीन मौर्य शब्द आप लोगों को याद करना है, बार बार इसी शब्द को 3 बार बोलोगे। हसीन मौर्य, है से हर्यक, सी से शिशुनाग, नय से नंदवंश और मौर्य से मौर्य वंश। ठीक है, तो ये राजवंश था साथियों आपका, ये लीजिए आपका मौर्य वंश। अब देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा थोड़ा और याद कर लीजिए। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, आप जब लोग है ना याद करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, कई बार सीधा प्रश्न क्या आता है, ये आ जाता है कि नंद मतलब हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो कौन है। तो देखिए कुछ मतलब याद करवाने के उद्देश्य से मैं आपको यही बता देता हूँ, है ना। सॉरी, अपन बात करेंगे बिंबिसार की साथियों, किसकी, बिंबिसार। बार बार इस शब्द का तो उच्चारण मैं कर ही चुका हूँ, और जब तक आप है ना इस तक पहुंचोगे तब तक इसकी सारी बात कंप्लीट कर चुके होंगे। यानी कि आपसे कोई पूछे कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार है साथियों। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है, नाम से ही पता चल रहा है, शिशुनाग ये है। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है, शिशुनाग है। नंद वंश का संस्थापक ध्यान रखना साथियों, महापद्म नंद है, महापद्म नंद, महापद्म नंद है यहाँ पर। और अब बच गया मौर्य, तो मौर्य वंश का संस्थापक साथियों आप सब लोग जानते हो, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये लीजिए सा, ये इनके क्या आगे संस्थापक आगे। कई बार प्रश्न सीधा परीक्षाओं में आ जाता है, तो आप लोगों को इसका क्या दे देना है साथियों, उत्तर दे देना है कि ये वाला मामला ये है। ठीक है साथियों, फटाफट आप लोग इस चीज को एक बार रिवाइज कर ले। अभी और चीज बता देता हूँ, हर्यक वंश, इनका शासनकाल आपसे कोई पूछेगा कि इस वंश का शासनकाल कहाँ है, कौन सा है, तो थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर्यक वंश की बात कर रहा हूँ साथियों, 544 BC, है ना, लास्ट में BC लिख दूंगा तो समझ जाओगे। 544 से लेकर के साथियों 412 BC। ठीक है, ये इस आपका इस यानी कि राजवंश का काल है, 544 BC से लेकर के 412 BC तक। ठीक है, शिशुनाग की बात करोगे तो साथियों 412 से लेकर के अगर अपन बात करें 344 तक। ठीक है, 344 क्या आएगा, BC। BC का मतलब ईसा पूर्व है। ठीक है, ईसा पूर्व है। ओके, उसके बाद साथियों यहाँ पर पढ़ोगे आप लोग महापद्म नंद की, तो महापद्म नंद की भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद करनी है। 344 से लेकर के साथियों कहानी कहाँ से शुरू होगी, 344 से लेकर 322 तक का जो शासनकाल है वो यहाँ पर बताया जाता है, 322 तक का। ठीक है, और उसके बाद साथियों 322 से लेकर के 185 ये BC है, सारा BC चलेगा अभी तक, BC 185 तक। ये लीजिए आपका मौर्य वंश आ गया, मौर्य वंश। ठीक है, तो ये लीजिए शासनकाल, फटाफट एक बार रिवाइज कर लीजिए सारी चीज को, फिर हम इसे 1 नंबर वंश को लेते हैं। आपकी जो कक्षा है बेहतर बन जाएगी, आपकी याद हो जाएगी। यहीं पर मगध पर शासन करने वाले राजवंश हसीन मौर्य, है से आपका क्या हो जाएगा साथियों, हर्यक, से शिशुनाग, ने से नंदवंश और मैं से मौर्य। फिर मैंने कहा इधर साथियों हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, उसके बाद शिशुनाग का शिशुनाग खुद, उसके बाद साथियों नंद वंश महापद्म नंद, और उसके बाद लास्ट आपका मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आपको याद होगा कौटिल्य, चाणक्य और विष्णु गुप्त के सहयोग से, है ना, नंद वंश के अंतिम शासक को हरा करके नंद वंश का विनाश कर दिया था, आपको पता होगा, आपको जरूर पता है। ठीक है, हर्यक वंश की बात करेंगे साथियों, तो हर्यक वंश की बात मैंने कर ली। काल देखिए, है ना, 544 से 412, देखिए याद करने का लॉजिक, 544 से 412, अब 412 से फिर 344, कितना 44, 344, तो 544 से 344, 100 वर्ष का अंतर हो गया यहाँ पर। तो 100 वर्ष के अंतर में दोनों राजवंश पूरे हो गए, निपट गए, 540 से 344। ठीक है, 12 इधर और 12 इधर, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 544 से 344, वैसे डायरेक्ट दोनों राजवंश पूरे हो गए 100 वर्ष के अंतर में। फिर 344 से लेकर 322 तक। ठीक है, 344 से लेकर कितना साथियों, 322 तक, तो आपको वैसे याद हो जाएगा, 22 दूना 44, इसको वैसे याद करना। माइनस होते जा रहे हैं, आपको पता है BC माइनस होती है,
मैंने ये बात बताई थी आपको, ये जो ईसा है इसका ये जो काल है ये आपका माइनस, ये आपका जाता है प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 ऐसे जाएगा, 1 2 3 2020, ये भी माइनस जाएगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे जाते जाते और ये यहाँ पर पहुँच जाएगा कहाँ, अभी हम बात कर रहे हैं 544 की, तो ये यहाँ पर 544 तक पहुँच जाएगा। ये बात आप सामान्य सबसे पहले मैंने जब मैं शुरू की थी उसी समय मैंने आपको समझाया था। तो ये देखिए 544 से 412, 412 से 344, 344 से 322 और 322 से 185, ठीक है। तो ये इनका काल भी हो गया, इनके संस्थापक भी हो गए, और मगध के ऊपर शासन करने वाले जो राजवंश थे साथियों, इनके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और अब मैं 1 नंबर पॉइंट ले रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपन बात मगध के यहाँ पर शासन करने वाले व्यक्तियों की ले रहे हैं। सबसे पहला वंश है हमारा साथियों हर्यक वंश। कौन सा वंश है? हर्यक वंश। और मैंने अभी अभी आपको ये बात तो बता दी है कि इस हर्यक वंश का जो संस्थापक है, संस्थापक आप लोग दोबारा लिखें या नहीं लिखें कोई बात नहीं है, लेकिन बार बार लिखोगे तो याद ही हो जाएगा, बिंबिसार, ठीक है। और इसका जो काल भी मैंने आप लोगों को बता दिया था साथियों, अभी अभी बताया था, 544 से लेकर के, है ना, 412 BC, ठीक है, ये इसका काल था। बिंबिसार का काल नहीं है, ध्यान रखना साथियों, ये बिंबिसार का नहीं है, बिंबिसार का मैं इधर बताऊंगा आपको। अभी तो ये पूरे संस्थापक बिंबिसार, ये अभी भी बात जो मैंने आपको बताई उसी को रिवाइज कर दिया है। अब हर्यक वंश का पहला शासक है संस्थापक, जिसका नाम क्या है साथियों? बिंबिसार। ये लीजिए 1 नंबर शासक जिसको हमने यहाँ पर डाल लिया है, बिंबिसार। बार बार इस शब्द को पढ़ रहे हैं भैया, बिंबिसार, ये लीजिए, ठीक है। सबसे पहले बिंबिसार का अगर समय जान ले तो 544 से लेकर के, ध्यान रखना साथियों, 544 से लेकर के इन्हें 492 ईस्वी तक का जो समय है, BC तक का जो समय है इनका माना जाता है, 492, ठीक है। तो ध्यान रखना 544 से लेकर के 492 शासक कौन है? बिंबिसार, ठीक है। अब बिंबिसार की कुछ बातें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो साथियों ध्यान रखना, ये 15 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में राजा बना, पहली इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि 15 वर्ष की उम्र में साथियों ये क्या बना? राजा बना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताई है। उसके बाद अगर अपन लोग बात करें कुछ महत्वपूर्ण नामों की साथियों, ध्यान रखना, एक यहाँ पर नाम आता है क्षेत्रोजस नाम आता है इनके लिए। मैं 2 नाम इसके बता देता हूँ। एक तो नाम आता है क्षेत्रोजस। ये जो क्षेत्रोजस है ना साथियों, इसे पुराणों में कहा गया, पुराणों में इसका ये नाम है भैया, उपनाम, ठीक है। किसका उपनाम? पुराणों में इसे क्षेत्राजस कहा गया। किसको कहा गया? क्षेत्रोजस कहा गया। किसको कहा गया? आपको पता चल गया, बिंबिसार को कहा गया, ठीक है। एक श्रेणिक शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है, यानी कि श्रेणिक, ये श्रेणिक कहा गया इसे साथियों जैन ग्रंथों में, जैन साहित्य कह सकते हो, जैन साहित्य में इसे क्या कहा गया है? श्रेणिक कहा गया, ठीक है। तो मैंने ये 2 नाम आप लोगों को बता दिए हैं। जैन साहित्य में इसे क्या कहा गया साथियों? श्रेणिक कहा गया है। और एक साथ साथ में मैंने आपको कहा क्षेत्रोजस, इसे कहा कि क्या, किसमें कहा गया साथियों? पुराणों में कहा गया, ठीक है। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ हम ले लेते हैं। एक तो आप लोगों को मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, यानी कि एक बहुत ही प्रतापी शासक था, है ना। ये क्या था साथियों? साम्राज्यवादी शासक था, साम्राज्यवादी शासक था। और इन्होंने साम्राज्य यानी कि अपने राज्य का विस्तार किया। तो एक ही बात है, राज्य विस्तार, साम्राज्यवादी जब विस्तार किया तो इसकी एक नीति थी, और वो नीति क्या थी साथियों? वैवाहिक नीति। बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, वैवाहिक नीति के तहत, वैवाहिक नीति का इसने क्या किया? प्रयोग किया, ठीक है। और इस वैवाहिक नीति के तहत क्या करेगा? ये विवाह करके ही, है ना, कुछ अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेगा।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इस वैवाहिक नीति के तहत इसने क्या किए, विवाह किए। ठीक है, अब ये विवाह किस किस के साथ किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले इसके विवाह के बारे में बातें आ गई, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम कर रहे हैं। ठीक है, एक आपने गणराज्य पढ़ा होगा, जिस गणराज्य का नाम था साथियों लिच्छवी। ठीक है, और लिच्छवी गणराज्य का शासक था जिसका नाम था, है ना, अगर आपको पता है तो चेटक। ठीक है, हाँ चेटक। ठीक है, चेटक। अब आपने एक पहले जरूर पढ़ा था, जब आप महात्मा महावीर स्वामी को पढ़ रहे थे, उस समय महावीर स्वामी की साथियों, है ना, जब हम पत्नी की बात कर रहे थे, त्रिशला, है ना, जो उल्लेख हमने किया, त्रिशला विदेहता, उसका उल्लेख हमने किया था। वो साथियों इस चेटक की क्या थी, बहन थी। ठीक है, और अब यहाँ पर इस चेटक की पुत्री है, और इस पुत्री का नाम है चेलना। क्या नाम है साथियों, चेलना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी अब साम्राज्यवादी की नीति के तहत इन्होंने वैवाहिक नीति का सहारा लिया कि किसी प्रकार से विवाह करके कैसे भी वो साम्राज्य विस्तार किया जाए। ठीक है, देखिए एक महावग नामक ग्रंथ है जिसके अंदर इसकी कुल 500 रानियों का उल्लेख बताया जाता है। 500 रानियां, ओहो ये कितनी रानियां, कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, 500 रानियां। और यहाँ जो ग्रंथ है कौन सा, महावग के अनुसार। ठीक है, महावग जो बौद्ध ग्रंथ है, इसके अनुसार साथियों 500 रानियों का उल्लेख मिलता है। उसमें लिच्छवी की चेटक की बहन पुत्री है जिसका नाम है चेलना। इसके साथ इसका क्या विवाह हुआ है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात और याद करनी है साथियों, अपन बात करेंगे कौशल की। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एक संशोधन करवाऊंगा आप लोगों को मैं, पीछे का एक संशोधन है। कौशल के साथियों अगर अपन पढ़ेंगे तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। कौशल जो है, ठीक है, इसके जो राजा थे जिसका नाम था प्रसेनजीत, ये बात आपने पहले पढ़ ली। और वहां पर हमने एक चीज ये पढ़ी थी कि कौशल नरेश, है ना, मैंने शायद ये गलत आपको लिखवा दिया, थोड़ा सा इसको मतलब संशोधन कर लेना। कौशल नरेश जो प्रसेनजीत है ना साथियों, उसकी बहन थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, वो पुत्री नहीं थी। ठीक है, पुत्री की बात भी वजीरा आगे करेंगे, चर्चा करने वाले, अजात शत्रु की पत्नी होती है। तो ये जो कौशल नरेश प्रसेनजीत है ना, इसकी जो बहन थी साथियों, थोड़ा ध्यान रख लेना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी बहन, और बहन का नाम था साथियों कौशला, या एक जगह नाम मिलता है महाकौशला। ठीक है, महाकौशला। ठीक है, ये ध्यान रखना भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। ये इस कौशल नरेश प्रसेनजीत की क्या थी, बहन थी। और इसका जो विवाह है वो किसके साथ हो जाता है साथियों, ये विवाह तो हम किसके साथ कर रहे हैं, बिंबिसार के साथ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पर एक चीज दहेज में भी मिलती है, काशी दहेज में मिला। काशी क्या मिला, दहेज में मिला। ये बात हमने कल पढ़ ली थी, लेकिन थोड़ा ये ध्यान नहीं दिया, बहन और पुत्री वाला हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और देखिए इस समय ये काशी कितनी महत्वपूर्ण थी, दहेज में मिली, बहुत महत्वपूर्ण थी। कितनी महत्वपूर्ण थी कि काशी उस समय 1 लाख आय वाला क्षेत्र था भैया, 1 लाख आय का क्षेत्र था। तो देखिए 1 लाख आय, कल्पना कर सकते हो आप कितनी महत्वपूर्ण थी काशी। ठीक है, तो कौशल प्रसेनजीत की बात अपन कर रहे हैं, और 1 लाख आय की भी बात हम यहाँ पर कर चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौशल प्रसेनजीत, बहन कौशला, महाकौशला इसी का नाम मिलता है। और काशी दहेज में मिला 1 लाख की क्या साथियों आय। तो देखिए एक प्रकार का यहाँ इन्होंने मैत्री संबंध स्थापित करने की कोशिश की है। और इधर लिच्छवी, एक क्षेत्र और आता है मद्र। ठीक है, विवाह की बात कर रहे हैं, मद्र क्षेत्र साथियों, वर्तमान जो ये मद्र है पंजाब के वाला भूभाग पड़ता है मद्र। महाभारत में मद्र क्षेत्र आपने सुना होगा, मद्र नरेश, है ना, आपने सुना होगा। सहदेव और आपकी नुकुल का जो मामा था मद्र, माद्री का भाई था, है ना, पांडु की जो पत्नी थी, है ना, दूसरी पत्नी, तो मद्र पंजाब वाला क्षेत्र था। तो यहाँ की भी एक राजकुमारी है जिसका नाम मिलता है क्षेमा। ठीक है, यहाँ की राजकुमारी, और इस राजकुमारी का नाम मिलता है साथियों क्षेमा, और कई जगह सीधा लिखा पड़ा है खेमा। ठीक है, तो आप क्षेमा ही सही नाम है, क्षेमा, ये नाम चाहिए क्षेमा, ये सही है।
इसके साथ भी ये क्या कर लेता है, विवाह, और विवाह करके मद्र को भी अपनी और क्या कर लेता है, एक तरीके से मिला लेता है। अब देखिए यानी 3 बड़े क्षेत्रों में लिच्छवी है ना, एक क्या था साथियों, गणराज्य था, लिच्छवी गणराज्य था, आपको पता है ना, गण संघ था, लिच्छवी गण, ठीक है, या संघ था, मैंने आपको बताया है, यह आप लोगों का वजी का भाग था, मैंने आपको बताया था ना पहले भी। अब देखिए बिंबिसार के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। अंग, अंग का राजा अगर आपको पता होगा ब्रह्मदत्त, अंग का जो राजा था साथियों कौन सा, ब्रह्मदत्त, और इस ब्रह्मदत्त को क्या कर लिया, यानी कि बिंबिसार ने क्या कर दिया साथियों, इस ब्रह्मदत्त को हरा दिया, ब्रह्मदत्त को बिंबिसार ने क्या किया, हराया, और हरा करके, ठीक है, कहते हैं कि इस अंग वाले क्षेत्र के ऊपर अजात शत्रु को यहाँ पर नियुक्त कर दिया था, किसको, इसका ही पुत्र था अजात शत्रु, और ध्यान रखना इस अजात शत्रु को इस अंग का कहते हैं कि उप राजा बना दिया था, उप राजा शब्द का उल्लेख मिलता है कई जगह, और वैसे आप ये कह देना प्रशासक के रूप में मान लेना, ठीक है। तो अजात शत्रु को क्या बना दिया, उप राजा। तो अंग प्रदेश को भी इसने क्या कर दिया, हरा दिया। साम्राज्यवादी नीति इसकी चल रही है। 3 विवाहिका, लिच्छवी की कौन सी, चेलना, कौशल की कौन सी साथियों, कौशला या महाकौशला, मद्र की कौन सी, क्षेमा या खेमा, 3 विवाह करवा दिए ना। हाँ, लॉकडाउन के अंदर काफी कठिन काम है, हमने करवा दिए, ठीक है। हाँ, और उसके बाद देखिए अंग ब्रह्मदत्त मैंने आपको बताया, और इसको हरा दिया इसने, किसने, बिंबिसार ने, अजात शत्रु को यहाँ पर क्या उपराजा नियुक्त कर दिया। अभी देखिए एक बात और आती है, अगर आपने, मैं इस चीज को रिवाइज कर रहा हूँ सारी चीज को, फिर मिटाकर आगे करते हैं। बिंबिसार 544 से 492 ईस्वी बीसी, ठीक है, बीसी, ये ध्यान रखना, ईसा पूर्व है, और क्षेत्रोजस इसे कहा जाता है पुराणों में। श्रेणिक शब्द का उल्लेख मिलता है जैन साहित्य में। 15 वर्ष की उम्र में यह राजा बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 वर्ष की उम्र में क्या बन जाता है साथियों, राजा बन जाता है। और साम्राज्यवादी ये शासक है, साम्राज्यवादी यानी राज्य विस्तार ही करता है। इसी के तहत ये वैवाहिक नीति को अपनाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस नीति को अपनाता है साथियों, वैवाहिक नीति को अपनाता है। और उसी वैवाहिक नीति के तहत 3 विवाह अलग अलग करते हैं। तीनों मैंने आपको बता दिया, लिच्छवी, कौशल और मद्र वाला। और फिर मैंने आपको बताया इन तीनों की कहानी भी बता दी। चैतक की पुत्री चेलना, प्रसेनजीत की पुत्री कौशला या महाकौशला, और उधर मद्र की पुत्री का मतलब मद्र राज्य की जो राजकुमारी थी जिसका नाम था क्षेमा या खेमा, वहां पर राजा का कोई नाम का उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है। और इधर अंग के राजा ब्रह्मदत्त यानी अंग को मिला लिया, है ना। चंपा के मतलब एक प्रकार से चंपा जो क्षेत्र था यानी अंग की जो राजधानी हमने पढ़ी थी अच्छी तरह से महाजनपद में, तो वो आप लोगों को काम है, तो अंग भी इसमें मिल गया। ये था साथियों आपका बिंबिसार। बार बार हम जो इसको पढ़ रहे थे, शक्तिशाली इसको क्यों मान रहे थे, तो वो वाली बात यहाँ पर है। अब देखिए एक और बिंदु मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, वैसे काफी अच्छे हैं। और ये जो 15 वर्ष की उम्र में जो राजा बना था, ये महावंश के अनुसार है। महावंश आपको बताया था मैंने, दीपवंश और महावंश सिंहली अनुश्रुतियां हैं, है ना, सिंहली अनुश्रुतियां। तो श्रीलंका का इतिहास भी उसमें मिलता है, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रख लेना। अब एक मैंने शासक बताया था साथियों, अवंती, ठीक है। अवंती जो एक महाजनपद था, आपको पता है। अवंती का शासक था जिसका नाम था साथियों चंड प्रदोत। क्या नाम था, चंड प्रदोत। अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो, मुझे लगता है याद आ गया, है ना। अरे पीछे वाली चीजें काम आ रही है ना, आपको लगता था कि ऐसे ही बावला बोल रहा है फटाफट। देखिए चंड प्रदोत, एक एक लाइन काम आने वाली आपके। शासक चंड प्रदोत, यानी ये अवंती का शासक है चंड प्रदोत। ये क्या हो गया था, बीमार हो गया था। यानी ये किस रोग से पीड़ित था, पांडु, जो कि पीलिया कहा जाता है, आप जानते हो उसे, है ना। और रोग से क्या था, पीड़ित था, ठीक है। ये इस रोग से क्या था भैया, पीड़ित था। तो इस कारण क्या हुआ, इसको इलाज की जरूरत पड़ेगी, तो है ना, ये रोग से पीड़ित था। तो बिंबिसार ने क्या किया, एक है ना राज्य वैद्य को भेजा, है ना, राज्य वैद्य जीविक को भेजा। ध्यान रखना, राज्य वैद्य जीवक को इलाज करने के लिए भेज दिया, इलाज के लिए भेजा, ठीक है। तो अब देखिए कहने का मेरा तात्पर्य हो गया कि बिंबिसार ने एक तरीके से अवंती के साथ दोस्ताना व्यवहार अपनाया है, तो इसको भी अपना दोस्त बनाकर इसको भी अपने क्या कर लिया, अधीन कर लिया, ठीक है। अवंती का शासक चंड प्रदोत पांडु पीलिया रोग से पीड़ित था, राज्य वैद्य जीवक इलाज के लिए भेजा। ये बात मैंने पीछे ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें थी, मैंने आपको पीछे बता दी। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर अपन बात करें, है ना, बौद्ध
बौद्ध जो ग्रंथ था साथियों जिसका नाम था विनय पिटक, ठीक है ना। पिटक हमने बात की, टोकरी साहित्य वाली बात हमने की थी, ठीक है। तो उसमें एक जो पिटक था, अभिधम्म, सूत और विनय तीनों पिटक है। तो उसमें विनय पिटक के अनुसार क्या बात मिलती है कि बिंबिसार क्या करता है साथियों, बौद्ध है ना, ये महात्मा बौद्ध मतलब बुद्ध से मुलाकात करता है, बुद्ध से मुलाकात, बौद्ध धर्म ग्रहण, बौद्ध धर्म का अनुयायी, बौद्ध धर्म का क्या बन गया साथियों, ये अनुयायी बन गया। और ध्यान रखना महात्मा बुद्ध को इसने क्या किया था, आपको पता है क्या? हाँ ठीक है, एक प्रश्न आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, ठीक है। मैंने आपको कहा बुद्ध से मुलाकात की, बौद्ध धर्म का ये क्या था साथियों, अनुयायी बन गया। और यहाँ पर ही ठीक है एक यहाँ पर एक बगीचा देता है। देखो पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कि सारी बात है किसके अनुसार साथियों, ठीक है। पहला बिंदु तो होना चाहिए बात है किसके अनुसार। अगर आप याद रखने की क्षमता रखते हो तो ही रख लेना, वरना कोई जरूरी नहीं है। विनय पिटक, वरना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है भैया, ये बात कोई जरूरी नहीं है, याद होता है तो ठीक है, वरना तो कोई जरूरी नहीं है कि ये किसके अनुसार है। ये बात तो आपकी गहरी है, आपसे कोई अभी इतना जल्दी ये बात पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो मेन जो बात है ना आप लोगों को मैं बता रहा हूँ वो क्या है उसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये मेन बात है कि बुद्ध से मुलाकात की, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, ठीक है, बौद्ध धर्म का ये अनुयायी हो गया, एक ही बात है। और विनय पिटक के अनुसार ये बात है, लेकिन मूल बात क्या है, मूल है कि बुद्ध को इसने वेलवन प्रदान किया था, ठीक है, बुद्ध को वेलवन, ठीक है, ये क्षेत्र है वेलवन, और ये कहाँ, बिहार का वेलवन का दान किया था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, दान किया था, ये बात अपन किसके अनुसार बता रहे हैं, विनय पिटक के अनुसार बता रहे हैं, अगर आप लोगों को दिमाग में सेट होती है तो। एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूं साथियों, इसने राजगृह नगर की स्थापना की, नगर की क्या की, स्थापना की, ठीक है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों बात करेंगे अपन लोग 492 ईस्वी की, तो 492 ईस्वी में इसका पुत्र, और पुत्र का नाम है अजातशत्रु, पुत्र का नाम क्या है साथियों, अजातशत्रु। और ये अजातशत्रु इसका ही शत्रु बन जाता है, अजातशत्रु द्वारा हत्या, अजातशत्रु द्वारा क्या कर दी जाती है, इसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये आपका शासक हो गया साथियों बिंबिसार, बहुत ही महत्वपूर्ण था। यानी हम मगध का जब उत्कर्ष पढ़ रहे हैं तो इस उत्कर्ष में बिंबिसार का साथियों बहुत बड़ा क्या था, योगदान था, ठीक है। मुख्य मुख्य बातें हैं जो कि मैंने जो जहां से भी परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसके अनुसार मैंने हर एक बात को क्या किया साथियों, शामिल करने की पूरी क्या की है, चेष्टा की है, ठीक है। मैं एक बार बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को वापिस रिवाइज करूंगा। हरियक वंश की बात कर रहे हैं, संस्थापक बिंबिसार की अपन बात कर रहे हैं, 544 से 412 BC की बात कर रहे हैं। बिंबिसार 544 से 492 इसका जो काल था। अवंती का शासक है साथियों जिसका नाम है चंड प्रदोत, वो क्या हो गया था, बीमार हो गया था। पांडु यानी पीलिया रोग से ये क्या हो गया था, ना पीड़ित था, और उसका इलाज करने के लिए राजवेद भेज दिया, किसने, बिंबिसार ने अपना राजवेद भेज दिया, और इसका नाम क्या था, जीवक, इलाज करने के लिए भेजा। तो मैत्रीपूर्ण संबंध है ना, यानी ऐसा कह सकते हो बिंबिसार ने अवंती के साथ क्या कर ली साथियों, मित्रता स्थापित कर ली, ठीक है। हाँ, और बुद्ध से मुलाकात की, बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। सूत्रपीठक के अनुसार बुद्ध को वेल है ना, वन बिहार जो क्षेत्र है ये भेंट किया। राजगृह नगर की इन्होंने स्थापना की, और 492 ईस्वी में पुत्र अजातशत्रु द्वारा साथियों इसकी क्या हो गई, हत्या कर दी गई, ठीक है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है साथियों, ठीक है। अब देखिए, हाँ काफ़ी समय हो गया है, वैसे बहुत लंबी क्लास नहीं लेने वाले हैं ताकि आपके भी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा प्रेशर भी ना हो बहुत लंबी क्लास का, ठीक है। बची हुई चीज़ें साथियों हम अगली क्लास में लेने वाले हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी तक हम केवल बिंबिसार के बारे में पढ़ा है जो कि एक तरीके से है ना मगध का आरंभिक शासक। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, सुनिए। अगर ये बात कोई कहे कि मगध का प्रथम शासक कौन था,
तो ये बात कहनी बहुत ही कठिन बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मगध का आरंभिक शासक माना जाता है साथियों बृहद्रथ को। किसको माना जाता है? बृहद्रथ को। बात होती है महाभारत काल की। अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो बृहद्रथ नाम का एक राजा होता है, उसके कोई संतान नहीं होती। वो एक ऋषि के पास जाते हैं और ऋषि को कहते हैं राजन मेरी संतान नहीं है। तो ऋषि उस पर बड़ा प्रसन्न हो जाता है और राजा क्या देता है, एक फल देता है कि ये फल जाओ अपनी रानी को खिला देना। राजा अपनी 2 रानियों से बड़ा ही बराबर बराबर प्रेम करता था। इस कारण साथियों प्रेम ही है ना करता था, तो प्रेम वश उसने अपनी दोनों रानियों को वो फल दे दिया। तो दोनों रानियों ने आधा आधा फल वो खा लिया। इस कारण दोनों रानियों के आधे आधे ही पुत्र जन्म हुए साथियों। जब आधे पुत्र जन्म होंगे तो आपको पता है फिर क्या होगा, तो फिर कहते हैं जंगल में उसे फेंकवा दिया गया उन दोनों टुकड़ों को। बाद में वहां से घूमती हुई जरा नामक राक्षसी आई और उस राक्षसी ने उन दोनों है ना मांस के पिंडों को उठा लिया खाने के लिए। जैसे उन दोनों को पास में लिया तो दोनों क्या हो गए, जुड़ गए। जुड़ गया, इसको हम संदना भी कहते हैं, सांदना, संदना अपनी भाषा में। तो जरा नामक राक्षसी थी संद, तो नाम क्या बन गया, जरासंध। यही साथियों जो बालक था तो 2 टुकड़ों में पैदा हुआ, एक नहीं 2 था। और ये आगे जाकर के क्या बन गया, जरासंध नामक एक बहुत ही भयंकर योद्धा बन गया। और कहते हैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। और मगध पहले भी उसी है ना उसी अनुसार था, यानी कि स्थिति वो दुर्गम थी, वहाँ के पहाड़ी क्षेत्र थे। इस वजह से वहाँ पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण भी उस क्षेत्र को पूरी तरह से जीत नहीं पाए थे, है ना। और उसे हराने के लिए कृष्ण जी ने बहुत ज़्यादा बार क्या किया था साथियों, प्रयास किया था। अंत में द्वारका भी चले गए थे, द्वारिका। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो थोड़ी सी ध्यान रख लेना, यानी कृष्ण जी मथुरा को छोड़कर द्वारिका की ओर चले गए थे। एक बात मैं और बता रहा था, वो कौन सी थी, हाँ फिर है ना उस जरासंध को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण आपको पता है उधर राजसूय यज्ञ चल रहा था। किसका, मतलब युधिष्ठिर कर रहा था। तो उस समय बहुत सारे राजाओं को अपने पक्ष में करना था, इस कारण जरासंध का वध बहुत जरूरी था। इस कारण वो वेश बना करके ब्राह्मण का तीनों लोग गए कहाँ पर, मगध में। कृष्ण जी और आपका एक तो जाता है भीम और अर्जुन, ठीक है। ये जाकर के उससे वचन मांगते, कहते हैं कि हम मल युद्ध चाहते हैं, मल युद्ध करेंगे आपके साथ, अगर आप हमें मल युद्ध देते हो तो दान में दो। तो वो कह देता है ठीक है मैं मल युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। फिर मल युद्ध होता है, उसकी क्या हो जाती है साथियों, भीम द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो वो था जरासंध। मगध के आरंभिक शासक बृहद्रथ को माना जाता है, जो उसके पिता थे। उसके बाद वहां का शासक बनता है साथियों सहदेव, ठीक है। यानी जरासंध का पुत्र क्या बनता है, इसका नाम होता है सहदेव, ध्यान रखना। तो ये महाभारत की काल मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, कहीं से कोई चीज पूछे तो आप लोग इसे बता देना। साथियों कक्षा कैसी लगी हमारी, है ना, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा थी। इसके बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, आपको बड़ा ही आनंद की अनुभूति होगी, है ना। हमारे जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग राजवंशों का पढ़ रहे हैं, सभी राजवंशों को पढ़ेंगे। तो आज पहले राजवंश को हमने शुरू कर दिया है, लेकिन शुरू के साथ साथ मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत साथियों, वंदे मातरम।